Hello guys, this is Aparna. Today we are going to start the chapter Structure of Atom which belongs to the chemistry portion. So the next topic is what? Bose model of atom. अब यहाँ हमने कुछ रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स देखे, उनके ऑब्जर्वेशंस देखे, कंक्लूजन्स देखे एंड आफ्टर दैट उस मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स भी देखे. उन ड्रॉबैक्स के बाद उसी ड्रॉबैक्स को लेकर क्लैरिफिकेशंस देने के लिए एक नया मॉडल आया जो कि दिया गया था नील्स बोर के थ्रू एंड द मॉडल वाज Bohr's model of atom. In order to overcome the objections raised against Rutherford's model of the atom, Niels Bohr put forward the following postulates about the model of an atom. अब हम बात करते हैं कि जो ऑब्जेक्शंस आए थे मतलब जिनकी वजह से वो अपनी स्टेबिलिटी या हम ये बात करें कि इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने की वजह से एटम अनस्टेबल फॉर्म जो शो हो रहा था उसके स्टेबिलिटी को किस तरह से क्लियर किया जाए उसके लिए बोर्स ने अपना एक मॉडल दिया. अब यहाँ पर जो नील्स बोर ने अपना मॉडल दिया था उस मॉडल के थ्रू उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे. According to the postulates, only certain special orbits known as discrete orbit of electrons are allowed inside the atom. अब हम लोग को एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ क्लियर रखना है कि जिस तरह से रदरफोर्ड ने सारी चीज़ें जस्टिफाई कर दी थी बट तो नील्स बोर भी जिसको लेकर श्योर हो गए थे कि हाँ वाकई में अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए उन सब एक्सपेरिमेंट में सबसे ज़्यादा क्लियरिटी लिए हुए और जो एक मेजर उन्होंने अपने एक्सप्लेनेशंस दिए थे वो सबसे अच्छा मॉडल जो था वो रदरफोर्ड का ही था. बट उन्होंने कहा कि हाँ जो भी चीज़ें रदरफोर्ड ने बताई थी वो सभी सही थी बट यहाँ पर स्टेबिलिटी को क्लियर करना मुश्किल इसलिए था क्योंकि यहाँ हम ये मान रहे थे कि एक राउंड ऑर्बिट में अब यहाँ इन्होंने अपना एक वर्ड ऐड कर दिया था डिस्क्रीट ऑर्बिट. राइट, तो डिस्क्रीट ऑर्बिट का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन ओवल शेप में जबकि सर्कल लगाता है मतलब कि हम एक जब सर्कल जनरेट करते हैं शेल्स के लिए तो उन्होंने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज कर दिया. यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जो ऑर्बिट्स दिखाई देते हैं वो कुछ इस तरह की फॉर्म में होते हैं. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दिस फिगर 4.3 अ फ्यू एनर्जी लेवल्स इन एन एटम. इट मीन्स सबसे पहले आप जब सेंटर पार्ट देखेंगे तो यहाँ हमें क्या नज़र आ रहा है दिस इज़ द न्यूक्लियस. आफ्टर दैट द फर्स्ट शेल दिस इज कॉल्ड द के शेल एंड द नेक्स्ट शेल दिस इज द एल शेल एंड द नेक्स्ट वन शेल दिस इज द एम शेल एंड द लास्ट आउटरमोस्ट शेल दिस इज द एन शेल. तो अकॉर्डिंग टू द नील्स बोर उन्होंने ये बताया कि जो ये शेल्स होती हैं डिक्रीट शेल्स या डिक्रीट ऑर्बिट्स होते हैं. डिस्क्रीट का मीनिंग हम ये यहाँ समझ सकते हैं कि जो एनर्जी लेवल है वो यहाँ पर अलग अलग होता है हर शेल्स का. तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक शेल में रिवॉल्व हो रहा है और रिवॉल्व होते होते वो दूसरे शेल में चला जाएगा या तीसरे शेल में चला जाएगा या चौथे शेल में चला जाएगा. तो रिवॉल्व होने से पहले यहाँ पर जो एनर्जी लेवल है वो अलग अलग होता है. इसलिए उन्होंने ये क्लियर किया कि इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट शेल में ही रिवॉल्व होते हैं. तो अगर इस तरह से जो रिवॉल्वमेंट हो रहा है उस कंडीशन में एनर्जी जो है वो लूज नहीं होती है. राइट, सो दैट्स व्हाई only certain special orbits known as the discrete orbit of electrons और इसीलिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर नेम दिया गया discrete orbits. राइट, अब इसके बाद हमें नेक्स्ट जो पोस्टुलेट्स दिया था उन्होंने दैट वाज व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी. वी कैन से दैट कि जब डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा. क्लियर? नाउ द हिस्ट्री ऑफ द नील्स बोर. Niels Bohr 1885 to 1962 was born in Copenhagen on 7th October 1885. He was appointed professor of the physics at Copenhagen
University in 1916. He got the Nobel Prize for his work on the structure of atom in 1922. You have to be learn कि उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो स्टेबिलिटी उन्होंने बताई थी उसके लिए 1922 में. Among professors was numerous writings reappearing as book are. उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी दी थी. द थ्योरी ऑफ द स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन. द सेकेंड वॉज एटॉमिक थ्योरी. द थर्ड इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर. राइट, सो वी हैव टू नो अबाउट दैट कि सबसे पहले नील्स बोर कब आए थे 1885 टू 1962. वो बॉर्न हुए थे 7 अक्टूबर 1885. उन्हें एज ए प्रोफेसर अपॉइंट किया गया था 1916 में कंप्रेगन यूनिवर्सिटी में. उसके बाद 1922 में उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. एंड उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी एंड उनमें से कुछ बुक्स थी जो कि बहुत फेमस रही. द थ्योरी ऑफ द स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सेकेंड वॉज एटॉमिक थ्योरी एंड द थर्ड वॉज द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर. क्लियर. आफ्टर दैट उन्होंने जो अपना एक मॉडल दिया था उसके अकॉर्डिंग दिस ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स. उन्हीं ऑर्बिट या डिस्क्रीट ऑर्बिट को उन्होंने एक नेम दिया जो था शेल. अब यहाँ इन शेल्स का ही दूसरा नाम था एनर्जी लेवल्स. एनर्जी लेवल्स इन एन एटम आर शोन इन दिस फिगर 4.3. यू कैन सी हियर, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर न्यूक्लियस की जो क्लोजर सेल होता है दैट वाज द के शेल. आफ्टर दैट एल शेल, नेक्स्ट इज एम शेल एंड द लास्ट वन दिस इज द एन शेल. एंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन इज इक्वल टू रेस्पेक्टिवली 1, 2, 3 and 4. These orbits or shells are represented by the letters K, L, M, N, and these all are the capital letters or the numbers of small n equal to 1, 2, 3 and 4. राइट. सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर हम शेल्स को जब देख रहे हैं तो इन सब के लिए जो वैल्यू ऑफ एन है ये डिफरेंट है. जो सबसे क्लोजर सेल है वो शेल के शेल है जिसके लिए एन का वैल्यू होता है 1. उसके बाद नेक्स्ट शेल एल शेल जिसके लिए एन का वैल्यू होता है 2 एंड द एम शेल जिसके लिए एन का वैल्यू होता है 3 एंड द एन शेल जिसके लिए स्मॉल एन का वैल्यू होता है 4. राइट. We will discuss about the Bose model in our next video to continue this topic. Thank you so much.